नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार शर्मा है और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 का थर्ड और फाइनल पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ाऊं, आप पार्ट 1 और 2 बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है और इनफैक्ट मैंने उसको रटवा भी दिया है। मेरा ये पर्पस होता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको मैं रटवा दूं, क्योंकि फैक्ट्स के साथ जब कॉन्सेप्ट को हम लोग देते हैं तो वो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। तो चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से एक सैन्य विद्रोह जो होता है वो जन विद्रोह का रूप ले लेता है। कैसे मेरठ से लेकर दिल्ली तक एक विद्रोह फैलता है जिसमें कि सैनिकों से वो फैलता है और धीरे धीरे जो राजा महाराजा और जितने भी बादशाह थे सब लोग मिलकर अंग्रेजों के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। उसमें भी मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह अलग अलग जगहों से विद्रोह होता है और जो कुछ इंपॉर्टेंट जगह थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि JKLM, J फॉर झांसी, K फॉर कानपुर, L से क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और M से क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और उनका उस तरफ से कौन व्यक्ति खड़ा था, JKLM से कौन व्यक्ति जो है वहां से नेतृत्व कर रहा था, ये आप हम लोगों को बताइएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया इस विद्रोह को दबाने के लिए। द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कंपनी ने किस तरह से लड़ के वापस स्थिति को कंट्रोल में लाया, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि इन जगहों पे दिल्ली में, लखनऊ में और फिर झांसी में और फिर MP में और तात्या तोपे जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में लड़ाई कर रहे थे, इन लोगों ने अपने अपने जगहों पे ब्रिटिशर्स को भगा दिया था मार के। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दिल्ली में अटैक किया। दिल्ली में क्यों किया? क्योंकि उन्हें यह लगता था कि बहादुर शाह जफर जी के नेतृत्व में सबको जो है बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रही है और सबका आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले उनका आत्मबल तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने सितंबर 1857 में दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। जब उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया तो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ नए कानून लाए, और वो नए कानून ऐसे थे जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर जी को 1858 में उनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ में उनकी जो वाइफ थी जीनत महल, बेगम जीनत महल को भी उनके साथ ही भेज दिया गया था। उसके बाद जो हमारे बहादुर शाह जफर जी थे उनके बच्चों का क्या हुआ? बहादुर शाह जफर जी के जो बच्चे थे उनको अंग्रेजों ने उन्हीं के सामने मरवा दिया गया। तो ये 3 फैक्ट हमको याद रखने हैं। पहला फैक्ट क्या था कि दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने रिकैप्चर किया, उसके बाद उनके बच्चों को उन्होंने मरवा दिया, और तीसरा चीज कि उनको 1858 में वहां से रंगून भेज दिया गया जो कि दिल्ली से काफी दूर था, कि ताकि फ्यूचर में वो किसी भी विद्रोह का साथ ना दे पाए, नेतृत्व ना कर पाए। तो इसीलिए तब वहीं से मुगलों की जो है बादशाहत वहां से खत्म हो जाती है और वहां से उनको निकाल दिया जाता है। सेकेंड इनका पॉइंट ऑफ अटैक था लखनऊ। लखनऊ में आप बताइए कौन वहां पे नेतृत्व कर रहा था? याद करिए, बिरजिश कंद्र जी जो कि वहां पे नेतृत्व कर रहे थे, और साथ में जो उनकी मदर थी, उनकी मदर का नाम भी मैंने आपको रटवाया हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि उनकी मदर का नाम क्या था। तो बहरहाल वहां पे जाके इन लोगों ने, अंग्रेजों ने जाके लखनऊ पे भी कंट्रोल ले लिया। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं झांसी में। झांसी की रानी जी भी अच्छे तरीके से लड़ाई कर रही थी, ब्रिटिशर्स से लोहा ले रही थी, लेकिन उन्हें भी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं जून 1858 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेट क्या है? सितंबर 1857। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट क्या है? मार्च 1858। तीसरा इंपॉर्टेंट डेट क्या है? जून 1858। अब चौथा, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई कौन थी? जो मंडला रीजन की थी, MP की थी, और रामगढ़ की जो रानी थी, जिन्होंने 4000 ट्रूप्स लेके अटैक किया था ब्रिटिशर्स पे और उन्हें एकदम लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर दिया था। तो इनको भी अंग्रेजों ने घेर लिया और कुछ समय बाद ये भी जो है वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। फिर लास्ट जो थे वो हमारे थे तात्या तोपे। तात्या तोपे जो कि नाना साहेब जी के प्राइम मिनिस्टर थे, या सेनापति आप कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी।
तो जो उनके सेनापति थे इनको भी अंग्रेजों ने ढूंढ निकाला। ये कहां पे थे? ये आदिवासियों के साथ जंगलों में छुपे हुए थे और ये गोरिल्ला युद्ध द्वारा बहुत ही खूबसूरती से अंग्रेजों से लड़ाई करते जा रहे थे। लेकिन ये ज्यादा समय नहीं हो पाया था इस विरोध को, क्योंकि जब सेंटर में ही इसको दबा दिया गया तो बहुत ज्यादा समय तक इसको इन लोग चला नहीं पाए और ये पूरा विरोध दब गया। इस विरोध को दबाने के बाद अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जमींदारों को और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको एक लालच दिया। उनको ये लालच दिया कि अगर आप लोग सरेंडर कर देते हैं अपने आप तो हम आपके ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस को हम हटा देंगे। तो ये सुन के कई लोगों ने सरेंडर भी किया, लेकिन अंग्रेज तो आप जानते ही हैं कनिंग थे शुरुआत से ही। तो उन्होंने क्या किया कि जितने लोग सरेंडर किए उनको उनके खिलाफ मुकदमा चलवा के और उनको फांसी की सजा देके उनको एकदम से खत्म कर दिया। तो अब जो इतना बड़ा कांड हो गया था जिसको ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा भी नहीं था, जैसा कि हम लोगों ने 2 स्टोरी में पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था, विष्णु भट्ट गोडसे जी वाली जो स्टोरी थी और सीताराम पांडे जी वाली जो स्टोरी थी, कि वहां पे जो क्या था कि आम लोग विद्रोह करने जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि ये विद्रोह इतना व्यापक रूप से नहीं हो पाएगा, इसलिए ब्रिटिशर्स इसको बहुत ही हल्के में ले रहे थे। वो चीज अब नहीं थी। वो चीज अब ब्रिटिशर्स को ये चीज सोचने में मजबूर कर रही थी कि भाई ये जो इतना बड़ा कांड हो गया ना, इस कांड से तो हमारी पूरी हुकूमत हिल गई है। ठीक है, तो अब इसके वजह से आफ्टरमथ, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ब्रिटिशर्स ऐसे ऐसे कानून लाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिससे कि इस तरह की चीज दोबारा रिपीट ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसे 6 चीजें की ब्रिटिशर्स ने, ये एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या 6 चीजें की उन्होंने जो ताकि इस तरह का विद्रोह दोबारा हो ना पाए। सबसे पहला उन्होंने काम किया, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द न्यू एक्ट इन 1858। इन्होंने एक नया कानून लाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लाया, जो कि लंदन में था। उन्होंने एक अपने पार्लियामेंट में एक लॉ लाया 1858 का, और उस लॉ में उन्होंने 3 चीजें करी। पहली चीज, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो जो पावर पहले उन लोगों ने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को दे रखी थी, उन्होंने उस पावर को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया। यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी डिसीजन लेती थी भारतवर्ष के लिए, वो डिसीजंस नहीं होंगे। अब वो डिसीजन कौन लेंगी? क्वीन जो होंगी या किंग जो होंगे उस समय के, वो लेंगे भारतवर्ष के लिए। तो सारी पावर कहां ट्रांसफर हो गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? कहा कि हम एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो कि भारत के सारे अफेयर्स को मैनेज करेगा। सो ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो उसमें से एक, अपने कैबिनेट में से एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट किया जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। यानी कि एक तरह से आप जो आज के जमाने में हम लोग फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, आप उसी तरह समझ लीजिए। ठीक है, और उनके लिए एक काउंसिल भी रखा जो उनको एडवाइस करेगा। तो सेकंड चीज इन्होंने ये की। अब ये पहले ही पॉइंट में है हम लोग, तो आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, अभी इसके अलावा 5 पॉइंट्स और हैं हमारे। तीसरी चीज क्या थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आप एक चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपकी बुक्स में नहीं है। जितने भी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बताता हूं। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, या द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन जस्ट फॉर अ रिफ्रेशर मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वाइसरॉय भी वही बने जो इनको चेंज कर दिया गया। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या है? एक नया एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के तहत सारी पावर्स को ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज, एक स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, यानी फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा बनाया गया। और तीसरी चीज क्या हुई? गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की पावर दे दी गई। उसी गवर्नर जनरल को, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, उन्हीं को वाइसरॉय भी बना दिया गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ऑल टेरिटरी वर एश्योर्ड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। तो अब ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड और जमींदार को ये बोला, और जितने भी राजा थे उन लोगों को ये बोला कि भाई अब आप लोगों की टेरिटरी फ्यूचर में दोबारा कभी भी एनेक्स नहीं की जाएगी, हड़पी नहीं जाएगी। अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो हम लोग लॉ से बंधे हुए रहेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी चीज क्या बोली? इट वॉज डिसाइडेड प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड एंड यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड।
तो इन्होंने क्या किया, जब पिछली बार इतना बड़ा कांड हो गया तो इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को कहा कि भाई अब जितने भी हमारे जो मेन पॉइंट वाले जगहों के जो सोल्जर्स थे ना, जैसे अवध के हो गए, बिहार के हो गए, या सेंट्रल इंडिया के हो गए, या साउथ इंडिया के हो गए, इन सोल्जर्स को अब हम अपॉइंटमेंट एकदम बंद कर रहे हैं और यूरोपियन सोल्जर्स को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करेंगे। यानी इंडियन सोल्जर्स कम रहेंगे और यूरोपियन सोल्जर्स बहुत ज्यादा रहेंगे। और जो नई भर्ती होगी वो किससे होगी, पठानों से होगी, सिखों से होगी, या गोरखा रेजिमेंट से होगी। तो नई भर्ती अब हमारी वहां से होने वाली है, लेकिन अब इंडियन सोल्जर्स में जो भी था अब हम लोग उसमें कमी करेंगे। ठीक है। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो जितनी भी मुस्लिमों की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी लैंड था, उन सबको कब्जा कर लिया गया। कहीं ना कहीं से वो मुस्लिमों को इस नजर से देखते थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर जी लीडर थे, तो वो इस नजर से देखते थे कि पूरे षड्यंत्र में इन्हीं का हाथ है, तो इसीलिए उनका लार्ज पार्ट ऑफ लैंड उन्होंने क्या कर लिया, हड़प लिया। ठीक है। द लैंड एंड द प्रॉपर्टी, ओके, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई अभी तक जो आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा या जो भी हुआ हमारी तरफ से, अब वो दोबारा नहीं होगा। आपकी धार्मिक भावना पे कभी भी ठेस अब हमारी तरफ से तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये ऐसा आश्वासन दिलाया। और लास्ट में पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार। तो लैंडलॉर्ड और जमींदार को इंसेंटिवाइज करेंगे, उनकी जमीन को कभी भी वो अब दोबारा नहीं छुएंगे और वो जैसे भी कर रहे हैं वैसे करने देंगे। ठीक है। तो ये पांचों छह चीज जो है वो होने लगी। अब इसमें क्या हुआ था, पॉइंट नंबर 2 में एक चीज मैं मिस कर गया। पॉइंट नंबर 2 में यह था कि जब उन्होंने राजाओं और नवाबों को यह बात कही कि अब आपकी जमीन को दोबारा हम एनेक्स नहीं करेंगे, कैप्चर नहीं करेंगे, तो उन्होंने साथ ही साथ एक चीज और कही कि आपको रानी को अपनी हुकूमत माननी पड़ेगी। मतलब आपको रानी को ही एब्सोल्यूट, वही एक रहेंगी प्रिंसेस, अदरवाइज और कोई नहीं रहेगा। और बदले में हम आपकी किसी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में या आपकी किसी भी चीज में, हम टेरिटरी में हम आपके इंटरफियर नहीं करेंगे। तो ये होने के बाद हमारा ये चैप्टर अब खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन आंसर पोर्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। तो रानी लक्ष्मीबाई जी की कौन सी ऐसी मांग थी जो कि अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो उनकी यह मांग थी कि उनके जो गोद लिए हुए पुत्र थे या बेटे थे, उनको वो चाहती थी कि वो राजगद्दी पे बैठे, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है लॉर्ड डलहौजी जी ने मना करवा दिया था। तो वो ये चाहती थी जो कि नहीं हो पाया। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन लोगों का जो क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे उनके लिए क्या किया था। तो मैंने आपको सेशन 1 में पढ़ा रखा था कि 1830 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी मिशनरीज आए थे या जितने भी क्रिश्चियंस में कन्वर्टेड थे, उन लोगों को क्या किया, इन्होंने हेल्प किया कि हाँ भाई आप अगर लैंड ऑक्यूपाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और 1850 के बाद, जस्ट आफ्टर 1850, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लॉज, बहुत इजी लॉज कर दिए कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हो या आपके लिए जो भी चीजें हैं सब बहुत आसान हो जाएंगी। तो ऐसे लॉज बनाए गए कि जिससे लोग आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये सारी चीजें हुई। ये है आपका आंसर नंबर 2। कोशिश करिएगा आप अपने से लिखेगा, इसीलिए मैं आपको सिर्फ आंसर समझाता हूं, और आप अपने से लिखोगे तो आपके आंसर राइटिंग की ब्यूटी ऑटोमेटिकली जो है बढ़ती चली जाएगी। व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड सीपॉयज हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था, बंदूक होती थी, बंदूक में जो कार्ट्रिज होते थे या कारतूस होते थे, कारतूस के अंदर गोलियां होती थी और उनके अंदर बारूद होता था। अब उस बारूद को और गोली को निकालने के लिए दांत से कार्ट्रिज को खोलना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता था, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि कार्ट्रिज में गाय या सुअर के चर्बी का लेप लगा हुआ है, जिससे कि हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत ही ठेस पहुंचता था उनकी धार्मिक भावनाओं को। हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो मैंने आपको बताया था 1858 में वो बेगम जीनत महल के साथ वो अरेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ उनको कहां पे, रंगून में बिताना पड़ता है, जो कि दिल्ली से बहुत दूर था। व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मई 1857। तो ऐसा क्या था कि मई 1857 के पहले, आपको याद होगा कि जो हमारे नारगेट थे, जो सीताराम पांडे जी के स्टोरी में थे, उन्होंने क्या कहा था, अरे पांडे जी आप बस
नॉर्मल रहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ब्रिटिशर्स को क्यों लगता था कि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? रीजन ये होता था क्योंकि ब्रिटिशर्स आज तक इतने बड़े रूप से रिवॉल्ट देखा नहीं था उन्होंने। ब्रिटिशर्स पूरी कंट्री में फैले हुए थे, तो वो ब्रिटिशर्स तो एक थे, लेकिन उनको ये पता था कि पूरे इंडियंस एक नहीं हो सकते हैं। इंडियंस जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा हैं, अलग अलग लोग हैं, तो कभी एक होके वो अटैक नहीं करेंगे, और एक होके अटैक नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा आसान होगा उनको हराना। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि वो कॉन्फिडेंट थे कि भैया ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इंपैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज? तो क्या इंपैक्ट पड़ा था बहादुर शाह जफर जी का जब उन्होंने वॉर को ज्वाइन कर लिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? तो जितनी भी रूलिंग फैमिलीज थी या जितने भी रेबिलियंस थे, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा था। क्या हुआ था, उनका जो है मनोबल बढ़ गया था, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, और वो इस रेबेल को और आग दे दिया उन्होंने। फिर दूसरी तरफ जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े भी थे, उनको लगता था कि चलो भाई, बहादुर शाह जफर जी ने जब कह दिया हमारा एक बड़ा लीडर हमारे साथ है, तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, यूनिटी करके हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो सकते हैं। तो ये उन लोगों में एक बेसिकली एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर डाल दिया कि आप ब्रिटिशर्स से लोहा ले सकते हैं। हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध? एक्सक्यूज मी। हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध? तो इन्होंने उन लोगों को लालच दिया कि भैया अगर आप जो है वो करेंगे, आप जो सबमिशन कर देंगे, तो हम आपके जो है लैंड को आप सेफ रखेंगे, आप ही का रखेंगे, और आपके ऊपर कम से कम चार्जेस लगेंगे, या आपको जान से नहीं मारा जाएगा। इन व्हाट वेज डिड ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रेबिलियन ऑफ 1857? तो 1857 के बाद ये 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, ये पॉलिसीज उनकी चेंज हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट लाया। दूसरी चीज, टेरिटरी जो है उन्होंने अश्योर किया कि जितने भी नवाब या राजा हैं उनकी टेरिटरी उन्हीं की रहेगी। तीसरी चीज की उन्होंने जो है कहा कि भाई अपने सोल्जर्स का प्रपोर्शन जो है ऊपर नीचे किया, इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया, यूरोपियंस को ज्यादा किया, और फिर उसके बाद सिखों को, मुस्लिमों को, पठानों को और गोरखा रेजिमेंट को, इन तीनों की नई भर्ती करवाई। चौथे में उन्होंने क्या किया, पांचवें में क्या किया, छठवें में क्या किया, ये मैं आपको बता चुका हूं। 9th और 10th क्वेश्चन ये आप अपने से करिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। और दोस्तों, मैं ये पूरी सीरीज चलाने वाला हूं, ये मैं पूरा जितना भी हिस्ट्री का चैप्टर्स हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, ये मैं पूरी खत्म करवा दूंगा ताकि आप डिफरेंट एग्जाम्स में कंपीट कर सकें। तो अब चलिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू।